अध्याय 51, एक शक्तिशाली पूर्वज बनना। गरुराज दिव्य महाद्वीप तक बिना किसी झंझट के पहुंचने के दो रास्ते थे। पहला तरीका था गुरुराज अकादमी के टेलीपोर्टेशन एरे का इस्तेमाल करना। बेशक आरुष उस रास्ते से गरुराज दिव्य महाद्वीप तक नहीं पहुंच सकता था। दूसरे शब्दों में, आरुष केवल दूसरा रास्ता चुन सकता था, जो अमर खजाने मंडप के माध्यम से था। अमर खजानों के मंडप में कई अलग अलग शब्दों में लाखों टेलीपोर्टेशन एरे थे। अगर किसी के पास पर्याप्त पैसा होता तो वह लगभग कहीं भी जा सकता था। आरुष अमर खजाने मंडप की ओर गया और उसने अमर खजाने मंडप के बाहर एक परिचित आकृति देखी। वह आकृति दिशा थी। आरुष बिना कुछ कहे उसे देखता रहा। दिशा मुस्कुराई और बोली, मुझे पता था कि तुम यहाँ होगे। आरुष ने शांति से पूछा, क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है? दिशा ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सबसे पहले अकादमी प्रमुख चाहते हैं कि तुम गुरुराज अकादमी में शामिल हो जाओ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम ऊपरी लोक में शामिल हो या गरुराज दिव्य महाद्वीप की गुरुराज अकादमी में। आरुष चुप था। दिशा ने आगे कहा, सच्चा ड्रैगन कबीला दानव क्षेत्र का नेता है। वे निचले क्षेत्र के विजयगढ़ स्थित सिंह कबीले या गुरुराज अकादमी को निशाना नहीं बनाएंगे। लेकिन जब बात आपकी आती है तो कहानी अलग है। सच्चा ड्रैगन कबीला निचले क्षेत्र के विजयगढ़ में सिंह कबीले के खिलाफ जाने के लिए खुद को नीचा नहीं दिखाएगा। अगर वे ऐसा घृणित काम करते तो उनकी प्रतिष्ठा इतनी गिर जाती कि उसे वापस पाना असंभव हो जाता। हालात बिगड़ चुके थे, इसलिए ट्रू ड्रैगन कबीले की हर हरकत पर कई नजरें थीं। बदकिस्मती से अगर वे आरुष पर हमला करते तो कोई अजीब बात नहीं होती, क्योंकि उसने 2 ट्रू ड्रैगन्स को मार गिराया था। आरुष ने दिशा को घूरते हुए पूछा, क्या तुम्हारा काम हो गया? दिशा बुदबुदाई, मेरी शिक्षिका आपसे माफी मांगना चाहती है। अकादमी प्रमुख होने के नाते उन्होंने एक महत्वपूर्ण क्षण में आपका साथ नहीं दिया, इसलिए उन्होंने। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। आरुष ने बीच में ही सिर हिलाया। फिर वह मुड़ा और अमर खजानों के मंडप की ओर चल पड़ा और अपने पीछे दिशा को चुपचाप छोड़ गया। देविका दिशा के बगल में दिखाई दी। टीचर, दिशा ने देविका को घूरते हुए बुदबुदाया। देविका ने कहा, अगर मैं उनकी जगह होती तो मुझे भी गुस्सा आता। दिशा ने सिर हिलाया। वह गरुराज दिव्य महाद्वीप जा रहा है। सच्चा ड्रैगन कबीला जरूर उसका पीछा करेगा। वे उसे किसी भी हाल में बिना किसी सजा के नहीं छोड़ेंगे, और वे तब तक उसका पीछा करते रहेंगे जब तक वह मर न जाए। देविका चुप थी। वह काफी देर तक चुप रही और फिर बुदबुदाई, इस दशक के मार्शल आर्ट मुकाबले में जो हुआ, उसने अकादमी को बुरी तरह प्रभावित किया है। इतने सालों में हमने जो प्रतिष्ठा कड़ी मेहनत से बनाई थी, वह बस एक गलती के बाद ध्वस्त हो गई। दिशा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। यह बहुत ही भयानक स्थिति थी। देविका ने हंसते हुए कहा, मैंने मुख्य गुरुराज अकादमी को जो शिकायत भेजी थी, वह वापस आ गई। दिशा ने थोड़ा सा मुंह बनाया। क्या सच्चे ड्रैगन कबीले ने हस्तक्षेप किया? उसने पूछा। देविका ने सिर हिलाया। दिशा का चेहरा गंभीर हो गया। अपील के बारे में क्या ख्याल है? उसने पूछा। देविका ने अपना सिर हिलाया और कहा, अगर हम ऐसा करेंगे और ऊपरी क्षेत्र छोड़ देंगे तो हम बिना किसी निशान के गायब हो जाएंगे। दिशा का चेहरा खराब हो गया। उसे पता था कि वे खतरे में हैं, क्योंकि ऊपरी क्षेत्र का एक साधारण अकादमी प्रमुख कभी भी मुख्य गुरुराज अकादमी का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाएगा। अपील, कितनी नादानी है उनकी ये सोच कि वो ऐसा कर सकते हैं। देविका ने अमर खजानों के मंडप की तरफ देखा और बुदबुदाया, माफ करना, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। इतना कहकर देविका मुड़ी और चली गई। ऐसा लगता था कि इस दुनिया में हर अन्याय को सुधारा नहीं जा सकता। दिशा ने अमर खजाने के मंडप की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। हो सकता है कि वह उस युवक को दोबारा न देख पाए। 1000 स्वर्ण आध्यात्मिक क्रिस्टल सौंपने के बाद आरुष टेलीपोर्टेशन सरणी में चला गया, जो उसे गरुराज दिव्य महाद्वीप तक ले जाएगा। टेलीपोर्टेशन एरे सक्रिय हुआ और आरुष गायब हो गया। उसके आने का इंतजार करते हुए आरुष पालथी मारकर बैठ गया और अपनी स्टोरेज रिंग से कुछ स्क्रॉल निकाले। उसने ये स्क्रॉल अभी अभी अमर खजाने के मंडप से खरीदे थे। उन पुस्तिकाओं में गरुराज दिव्य महाद्वीप के बारे में जानकारी थी। उसे गरुराज दिव्य महाद्वीप के बारे में और जानना था, क्योंकि उसे वहां लंबे समय तक रहना था। गरुराज दिव्य महाद्वीप अकल्पनीय रूप से विशाल था। इसमें 3000 लोग थे और पूरा ऊपरी लोक उनमें से एक था। इतनी विशाल दुनिया में भी सबसे शक्तिशाली संगठन गुरुराज अकादमी ही थी। अमर खजाने का मंडप अपनी सर्वव्यापकता के कारण गुरुराज अकादमी के बाद दूसरे स्थान पर था। इसके बाद 6 बड़े कुलों की बारी आती। इन 6 में सबसे शक्तिशाली था अमर कुल, उसके बाद शेंगे कुल, शेन कुल, देव कुल।
कबीले, त्यागी कबीले और पवन कबीले। दानव क्षेत्र की दो महाशक्तियों को भी कम करके नहीं आंका जा सकता था, और वे थे सच्चा ड्रैगन कबीला और प्राचीन बंदर कबीला। गरुराज दिव्य महाद्वीप का इतिहास गहरा था, और आरुष ने भी ताओवादी संप्रदाय के बारे में पढ़ा। ताओवादी संप्रदाय एक प्राचीन शक्ति थी जो बहुत पहले ही पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। ऐसी अफवाहें थी कि वे कभी गुरुराज अकादमी जितने ही शक्तिशाली और प्रभावशाली थे, लेकिन किसी कारणवश उनका पतन हो गया और उनकी जगह गुरुराज अकादमी ने ले ली। अब तक किसी को भी ये पता नहीं था कि ताओवादी संप्रदाय का पतन कैसे हुआ। गरुराज दिव्य महाद्वीप में 6 महान कुलों, गुरुराज अकादमी और अमर निधि मंडप के अलावा अनेक कुल और संप्रदाय भी थे। गरुराज दिव्य महाद्वीप पर एक विशेष संगठन था, और वह था भाड़े का संघ। भाड़े के संघ का शीर्ष भाड़े का समूह गुरुराज भाड़े का था, और गुरुराज भाड़े के सैनिकों का नेता स्वयं भाड़े के संघ का अध्यक्ष था। वे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे, और यह भी अफवाह थी कि गुरुराज भाड़े के सैनिक का नेता तलवार मास्टर का परिचित था। आरुष ने एक और स्क्रॉल उठाने से पहले खुद को शांत करने के लिए कुछ क्षण लिए। इस पुस्तक में अमर वंश के बारे में जानकारी थी। ऐसा कहा जाता है कि पूरा अमर कबीला कभी तलवारबाज का अनुयायी था। तलवारबाज के लिए लड़ते हुए वे लगभग नष्ट हो गए थे, इसलिए तलवारबाज ने उनकी मदद की, और वे बेहद शक्तिशाली बन गए। उन्होंने गरुराज दिव्य महाद्वीप में जाने का फैसला किया, और पहुंचते ही वे नंबर 1 कुल बन गए। गौरतलब है कि तलवारबाज की मां अमर कुल से आई थीं। अमर वंश गुरुराज ब्रह्मांड के मुख्य गुरुराज का हिस्सा नहीं बन पाया। वे मुख्य गुरुराज अकादमी के महान दावभाग्य आभा का आनंद नहीं ले सके, लेकिन गुरुराज ब्रह्मांड के शक्तिशाली कुलों ने तलवार मास्टर के उनके साथ संबंध के कारण अभी भी उनका सम्मान किया। इन सभी वर्षों में अमर कबीले ने गुरुराज यूनिवर्स की मुख्य गुरुराज अकादमी में स्थान पाने के लिए कई अलग अलग कबीलों की शीर्ष प्रतिभाओं से लड़ने के अलावा कभी भी कुछ भी प्रभावशाली नहीं किया था। वे डेस्टिनी कॉन्टेस्ट में सबसे बड़े प्रतियोगी थे। भाग्य प्रतियोगिता प्रत्येक शताब्दी में एक बार आयोजित की जाती थी, और यह ऊपरी क्षेत्र की दशकीय मार्शल प्रतियोगिता से 10,000 गुना अधिक क्रूर थी। 3,000 विश्वों से प्रतिभाएं मुख्य गुरुराज अकादमी में नामांकन के लिए भाग लेंगी। इससे भी बदतर बात यह है कि वे सभी सिर्फ एक ही स्थान के लिए लड़ रहे होंगे। चैंपियन मुख्य गुरुराज अकादमी का छात्र बन जाएगा और अफवाहों के अनुसार महान दाव भाग्य आभा का आनंद उठाएगा। अमर कुल कई वर्षों से भाग्य प्रतियोगिता में भाग ले रहा था, जिसके परिणामस्वरूप गरुराज दिव्य महाद्वीप के 3,000 लोकों में कई कुलों को असफलता मिली। अमर कुल की अजेयता ने विभिन्न लोकों की महाशक्तियों को अविश्वसनीय प्रतिभाओं की खोज में बेतहाशा प्रेरित किया। ये सब महान दावभाग्य आभा के लिए था। मास्टर पगोडा, मुझे नहीं लगता कि अमर कबीला आगे बढ़ेगा और तलवार मास्टर की तलवार मुझे सौंप देगा, आरुष ने कहा। छोटे पगोडा ने जवाब दिया, आपकी क्या योजना है? आरुष कुछ देर तक चुप रहा, फिर पूछा, क्या तुम इसे मेरे लिए चुरा सकते हो? काम पूरा होने पर मैं वापस आ जाऊंगा। अब चुप रहने की बारी लिटिल पैगोडा की थी। मुझे डर है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। मैं कुछ समय तक कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, उसने कहा। आरुष ने आह भरी। उधार? वे उसे क्यों उधार देंगे? चुराएंगे? मास्टर पगोडा की मदद के बिना यह नामुमकिन था। इसे खुलेआम छीनकर भाग जाना। वह क्या था? पागल। यहां तक कि सच्चा ड्रैगन कबीला भी अमर कबीले को अपमानित करने का साहस नहीं कर सकता था, और अमर कबीले के पास भी किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करने का कोई कारण नहीं था जिसके सिर पर सच्चे ड्रैगन कबीले की ओर से इनाम रखा गया था। आरुष को पूरा विश्वास था कि गरुराज दिव्य महाद्वीप पर पहुंचने पर सच्चा ड्रैगन कबीला उसका पीछा करेगा। दूसरे शब्दों में कहें तो वह बहुत ही खराब स्थिति में था। छोटे पगोडा ने पूछा, गरुराज दिव्य महाद्वीप पर पहुंचने पर आप क्या करने जा रहे हैं? आरुष को जवाब देने में काफी वक्त लगा। मैं एक समर्थक ढूंढूंगा। मैं अकेले ट्रू ड्रैगन कबीले से नहीं लड़ सकता, इसलिए मुझे एक समर्थक चाहिए। बूढ़ों को बूढ़ों से लड़ने दो, युवाओं को युवाओं से लड़ने दो। अगर मुझे ट्रू ड्रैगन कबीले के पूर्वजों से भी लड़ना पड़ा, तो दबाव मेरे लिए बहुत ज्यादा होगा। आरुष ने आंखें बंद की और कहा, बिना किसी शक्तिशाली समर्थक के मेरे लिए आगे बढ़ना नामुमकिन है, इसलिए मुझे और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। अगर मैं एक शक्तिशाली युवा स्वामी नहीं बन सकता, तो मेरे पास एक शक्तिशाली पूर्वज बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। छोटे पगोडा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। अध्याय 52 कूड़ेदान। आरुष ने छोटे पगोडा से बात करना बंद कर दिया। उसने चंदू की भंडारण अंगूठी निकाली और उसमें से 2 लाख स्वर्ण आध्यात्मिक क्रिस्टल देखे। बाकी चीजें, जैसे उसकी आंतरिक गोलियां, आरुष ने पहले ही अमर खजाने के मंडप को बेच दी थी। उसके पास कुल 570,000 स्वर्ण आध्यात्मिक क्रिस्टल थे।
यह उसकी पूरी दौलत थी और फिलहाल उसके लिए ये काफी होनी चाहिए। उसने अपनी स्टोरेज रिंग में रखे 2 ड्रैगन के शवों को न बेचने का फैसला किया क्योंकि लिटिल पैगोडा ने उसे अपनी काया मजबूत करने के लिए उन्हें खाने की सलाह दी थी। आरुष को भी लगा कि यह बात सही है, इसलिए उसने उन्हें न बेचने का फैसला किया। आरुष ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने कुछ स्वर्ण आध्यात्मिक क्रिस्टल निकाले और उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। अब उसके लिए साधना का समय आ गया था। अब से वह अपना सारा खाली समय साधना में बिताएगा। वह एक पल के लिए भी आराम नहीं करेगा। इस बार उसका लक्ष्य अंतरिक्ष विखंडन क्षेत्र था। अंतरिक्ष विखंडन क्षेत्र अंतरिक्ष समय क्षेत्र जितना सरल नहीं था। अंतरिक्ष विखंडन क्षेत्र का साधक अंतरिक्ष को चीरकर लंबी दूरी तक टेलीपोर्ट कर सकता था। हजारों किलोमीटर की यात्रा करने के लिए उनके एक विचार ही काफी थे। किलोमीटर दूर से किसी का सिर काट सकता है। अंतरिक्ष विखंडन क्षेत्र के ऊपर का क्षेत्र अंतरिक्ष विनाश क्षेत्र था। अंतरिक्ष विनाश क्षेत्र अंतरिक्ष में विस्फोट कर सकता है और अंतरिक्ष विनाश क्षेत्र का साधक अपने हाथ के एक झटके से लाखों की आबादी वाले विशाल शहर को नष्ट कर सकता है, खासकर यदि उसके पास एक शक्तिशाली आध्यात्मिक कलाकृति या दिव्य मार्ग हो। अंतरिक्ष विनाश क्षेत्र का साधक अत्यंत शक्तिशाली था। समय बीतता गया और आरुष ने अंततः 1000 स्वर्ण आध्यात्मिक क्रिस्टलों से आध्यात्मिक ऊर्जा ग्रहण कर ली। वह साधना जारी रखने ही वाला था कि उसके सामने एक श्वेत प्रकाश प्रकट हुआ। आरुष खड़ा हो गया। वह जल्द ही अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा। वह तेजी से उस सफेद रोशनी में चला गया और उसके सामने का नजारा धुंधलाता चला गया। जल्द ही हलचल बंद हो गई और आरुष ने फिर से अपनी आंखें खोली। उसने खुद को एक टेलीपोर्टेशन एरे में खड़ा पाया। एक बूढ़ा कुबड़ा आरुष के सामने खड़ा था और वह बिना कुछ कहे उसे घूर रहा था। आरुष टेलीपोर्टेशन सरणी से बाहर आया और पूछा, वरिष्ठ, मैं अमर कबीले में कैसे जाऊं? आरुष जानता था कि अमर कुल उसे अस्वीकार कर देगा, फिर भी वह कोशिश करना चाहता था। बूढ़े कुबड़े ने दाईं ओर एक टेलीपोर्टेशन एरे की ओर इशारा करते हुए कहा, 2000 स्वर्ण आध्यात्मिक क्रिस्टल। 2000। इतने सारे सोने के आध्यात्मिक क्रिस्टलों से अलग होने के ख्याल से ही आरुष का दिल रो रहा था। हालांकि उसने पहले ही फैसला कर लिया था, इसलिए उसने बिना कुछ कहे ही उस बूढ़े कुबड़े को 2000 सोने के आध्यात्मिक क्रिस्टल दे दिए। बूढ़े कुबड़े ने आरुष की स्टोरेज रिंग स्वीकार कर ली और उसे दूर रख दिया। आरुष दाहिनी ओर स्थित टेलीपोर्टेशन सरणी की ओर चला गया और उसमें गायब हो गया। आरुष ने खुद को बादलों के समंदर में खड़ा पाया। उसने इधर उधर देखा तो एक पत्थर का स्तंभ दिखाई दिया। पत्थर की इस स्तंभ पर 2 शब्द अंकित थे, अमर विश्व। आरुष पत्थर की मीनार की ओर चला गया। सूश! अचानक एक बूढ़ा आदमी उसके सामने आ गया। आरुष ने अपने हाथों को कप के आकार में मोड़ा और थोड़ा झुका। मेरा नाम आरुष है और मैं अमर कुल के कुल नेता से मुलाकात करने आया हूं। क्या आप कृपया? बूढ़े आदमी ने बीच में ही टोकते हुए कहा, तुम आरुष हो? आरुष स्तब्ध रह गया, लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभाला और पूछा, क्या आप मुझे जानते हैं, सीनियर? बूढ़े आदमी ने आरुष को घूरते हुए पूछा, तुम मेरे अमर कबीले में क्या कर रहे हो? आरुष ने उत्तर दिया, मैं यहाँ अमर वंश को भाग्य प्रतियोगिता में मदद करने के लिए आया हूँ। बूढ़े आदमी ने हंसते हुए जवाब दिया, क्या आप वाकई हमारी सुरक्षा लेने के बजाय भाग्य प्रतियोगिता में हमारी मदद करने के लिए यहाँ आए हैं? आरुष ने जवाब में कुछ नहीं कहा। बूढ़े ने सिर हिलाते हुए कहा, तो क्या हुआ अगर तुम ऊपरी लोक की युद्ध प्रतियोगिता के विजेता हो? तुम गरुराज दिव्य महाद्वीप पर हो। क्या तुम्हें अंदाजा है कि भाग्य प्रतियोगिता में किस तरह की स्वर्ग विरोधी प्रतिभाएं भाग ले रही हैं? सच्चे ड्रैगन कबीले के साथ हमारा रिश्ता हमेशा तटस्थ रहा है और हम तुम्हारी खातिर उन्हें किसी भी तरह नाराज नहीं कर सकते। हमारे पास भी स्वर्ग विरोधी प्रतिभाएं हैं, इसलिए हमें तुम्हारे जैसे किसी की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो ना? आरुष काफी देर तक चुप रहा, फिर उसने सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गया। ये कहकर वह जाने के लिए मुड़ा। बूढ़े ने आरुष को जाते हुए देखा। वह हंसा और मजाक उड़ाया, ऊपरी क्षेत्र में एक युद्ध प्रतियोगिता का विजेता बनने के बाद तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इतने घमंडी हो गए? तुम खुद को बहुत ज्यादा आंक रहे हो। ये कहते हुए बूढ़ा आदमी भी मुड़ा और चला गया। आरुष वापस उस स्थान पर गया जहां बूढ़ा कुबड़ा था और बूढ़ा कुबड़ा आरुष को देखकर दंग रह गया। आरुष उनके पास गया और पूछा, वरिष्ठ, मैं त्यागी कबीले तक कैसे पहुंच सकता हूं? त्यागी कुल। वे गरुराज दिव्य महाद्वीप के 6 महान कुलों में से एक थे। उनके पूर्वज जयदेव त्यागी विशेष रूप से शक्तिशाली थे और वे मुख्य गुरुराज अकादमी समिति की एक वरिष्ठ सदस्य थी। समिति लोगों का एक समूह था जो मुख्य गुरुराज अकादमी में निर्णय लेने की प्रक्रिया का आधार था, जिसका अर्थ था कि वे अत्यधिक शक्तिशाली थे।
यह अफसोस की बात थी कि उन्हें गुरुराज कानून का भी पालन करना था, इसलिए वे सीधे तौर पर त्यागी वंश को मुख्य गुरुराज अकादमी के संरक्षण और प्रभाव में नहीं ला सकी। हालांकि ये तथ्य कि वह समिति की एक वरिष्ठ सदस्य थी, त्यागी कुल को अंतहीन लाभ दिलाने के लिए पर्याप्त था। यदि ये तथ्य न होता कि तलवार मास्टर अमर कुल से संबंधित था, तो त्यागी कुल गरुराज दिव्य महाद्वीप का नंबर 1 कुल बन गया होता। वास्तव में आरुष ने त्यागी कबीले के पास जाने का फैसला इसलिए किया क्योंकि त्यागी कबीला सच्चे ड्रैगन कबीले से नहीं डरेगा। बूढ़े कुबड़े ने उत्तर दिया, त्यागी वंश अर्धलोक में है। तुम्हें 1200 स्वर्ण आध्यात्मिक क्रिस्टल देने होंगे। 1200 स्वर्ण आध्यात्मिक क्रिस्टल। यहाँ की कीमतें बाहर की कीमतों से वाकई अलग हैं, यहाँ सब कुछ बहुत महंगा है। हालांकि आरुष ने फिर भी आज्ञाकारी रूप से बूढ़े कुबड़े को 1200 स्वर्ण आध्यात्मिक क्रिस्टल सौंप दिए। बूढ़े कुबड़े ने सोने के आध्यात्मिक क्रिस्टल की जांच की। मेरे पीछे आओ, यहाँ आओ, उसने कहा और आरुष को दूसरे टेलीपोर्टेशन क्षेत्र में ले आया। उसने एक टेलीपोर्टेशन एरे की ओर इशारा करते हुए कहा, इसका इस्तेमाल करो। आरुष ने सिर हिलाया और उस टेलीपोर्टेशन सरणी में कदम रखा जिसे बूढ़े कुबड़े ने उसके लिए इंगित किया था। गड़गड़ाहट। टेलीपोर्टेशन एरे सक्रिय हो गया और आरुष गायब हो गया। जल्द ही उसने खुद को बादलों के समंदर में खड़ा पाया। की दूरी पर एक विशाल पत्थर का स्तंभ खड़ा था, जो कम से कम 1 किलोमीटर ऊंचा था। उस स्तंभ पर लिखे शब्दों ने आरुष को एहसास दिलाया कि वह अर्धलोक में पहुंच गया है। आरुष पत्थर की स्तंभ की ओर चला, लेकिन इससे पहले कि वह उसके करीब पहुंच पाता, एक शक्तिशाली दिव्य अनुभूति ने उसे घेर लिया। दिव्य अनुभूति बहुत शक्तिशाली थी। आरुष ने अनुमान लगाया कि यह एक ऐसे साधक से आई है जिसका साधना केंद्र अंतरिक्ष विनाश क्षेत्र से ऊपर था। एक बूढ़ा आदमी अचानक आरुष के सामने आ गया। उसने आरुष को घूरकर गुस्से से पूछा, तुम कौन हो? आरुष ने हाथ जोड़कर बूढ़े आदमी का अभिवादन किया। मेरा नाम आरुष है। आरुष। बूढ़े ने सिकुड़ी हुई आंखों से उसे बीच में ही टोक दिया। तुम वही आरुष हो? आरुष ने आश्चर्य से पूछा, क्या आप मुझे जानते हैं, सीनियर? बूढ़े ने आरुष को घूरकर देखा। मैंने सुना है कि सच्चे ड्रैगन कबीले के ड्रैगन को मारने के अलावा तुमने देवगिरी के देव से चंदू को भी मार डाला है। कबीला? उद्धरण चिन्ह। आरुष ने सिर हिलाया। बूढ़े व्यक्ति ने आरुष को ऊपर से नीचे तक जांचा और पूछा, क्या तुम मेरे त्यागी वंश में शामिल होने के लिए यहाँ आए हो? आरुष ने थोड़ा सिर हिलाया, हाँ। बूढ़ा आदमी हंसा, आप हमें क्या दे सकते हैं? आरुष ने उत्तर दिया, मैं भाग्य प्रतियोगिता में आपके परिवार की मदद करूंगा। बूढ़ा आदमी ठिठक गया। हालांकि आरुष की निगाहें अटल थीं और वह उस बूढ़े व्यक्ति को घूर रहा था। बादलों के समुद्र पर एक गगनभेदी सन्नाटा छा गया। बूढ़े आदमी ने अंततः कहा, यहीं रुको। ये कहकर वह जाने के लिए मुड़ा। आरुष ने उसे जाते हुए देखा और अंततः बूढ़े व्यक्ति को गायब होते देख उसने अपनी आंखें बंद कर ली। बूढ़ा आदमी आरुष को छोड़कर त्यागी वंश के प्रशासनिक भवन में चला गया। उस बूढ़े व्यक्ति के सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। वह अधेड़ उम्र का आदमी कोई और नहीं, बल्कि त्यागी कुल का कुलगुरु भैरव त्यागी था। भैरव त्यागी ने बर्फ को तोड़ते हुए पूछा, वह कितना मजबूत है? बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, वह एक तलवारबाज है जो एक युवा सच्चे ड्रैगन को मारने में सक्षम है, इसलिए वह एक असाधारण प्रतिभा है। भैरव त्यागी काफी देर तक चुप रहे, फिर उन्होंने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं। वृद्ध व्यक्ति ने भैरव त्यागी की ओर देखा और पूछा, कुलनायक, क्या आप सच्चे ड्रैगन कुल के बारे में चिंतित हैं? जब तक वह युवक पर्याप्त प्रतिभाशाली है, हमारा त्यागी कुल उसके लिए सच्चे ड्रैगन कुल के विरुद्ध लड़ने में सक्षम है। हमारे साथ पूर्वज जयदेव हैं, इसलिए हमें सच्चे ड्रैगन कुल से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। भैरव त्यागी ने अपना सिर हिलाया और समझाया, ये सिर्फ सच्चा ड्रैगन कबीला नहीं है, देव कबीला भी शामिल है। उसने चंदू को मार डाला, इसलिए देव कबीला जरूर उसका पीछा करेगा। देव कबीले में 2 मार्शल देवियां भी हैं। भैरव त्यागी की आंखों में चिंता की एक झलक दिखाई दी जब उन्होंने कहा, अगर हम उसे और देव को अंदर ले जाते हैं, कबीला चंदू का बदला लेने के लिए हमसे मिलने आया है। आपको क्या लगता है हमें इससे कैसे निपटना चाहिए? अगर हम उसे अपने साथ ले जाने के बाद छोड़ दें, तो हम मजाक का पात्र बन जाएंगे, लेकिन अगर हम उसे नहीं छोड़ते, तो हम उन 2 योद्धा देवियों के दुश्मन बन जाएंगे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम ऐसा कर सकते हैं? बूढ़ा आदमी अवाक रह गया। देव कुल की 2 युद्ध देवियों को अपमानित नहीं कर सकते थे। त्यागी वंश में जयदेव त्यागी थे, लेकिन त्यागी वंश के लिए वह जो कर सकते थे उसकी एक सीमा थी। भैरव त्यागी ने आह भरी, उसे जाने के लिए कहो। बूढ़े आदमी ने झिझकते हुए कहा, उस युवक में कुछ अनोखापन है। मुझे लगता है कि भविष्य में वह
भैरव त्यागी ने अपना सिर हिलाया और दृढ़ता से कहा, हमारा त्यागी वंश जोखिम नहीं उठा सकता। इतना कहकर बूढ़ा आदमी केवल आह भरकर चला गया। बूढ़ा आदमी एक बार फिर आरुष के सामने प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर उलझन थी और उसने कहा, मुझे माफ करना युवा स्वामी आरुष। मैं समझ गया। आरुष ने अपना सिर हिलाया और मुट्ठियां भींच ली, फिर मुड़कर चला गया। बूढ़े ने आरुष को जाते हुए देखा। उसने सिर हिलाया और बुदबुदाया, शायद मुझे पूर्वज जयदेव को ये बात बता देनी चाहिए। हालांकि वह अचानक खुद पर हंसा और बुदबुदाया, पूर्वज जयदेव का समिति में ऊंचा पद है, इसलिए वे रोजाना कई अलग अलग कामों में व्यस्त रहती होंगी। इसके अलावा वे इतनी छोटी सी बात पर ध्यान क्यों देंगी। ये कहते हुए बूढ़ा आदमी भी मुड़ा और चला गया। आरुष ने अपना हाथ खोला, जिसमें एक जेड पेंडेंट निकला। यह जेड पेंडेंट उस रहस्यमय स्त्री का था जिससे उसकी मुलाकात निचले लोक के तारों भरे आकाश में हुई थी। उस रहस्यमय स्त्री ने कहा था कि गरुराज दिव्य महाद्वीप पहुंचने पर उसे शेनकुल में जाकर उसे ढूंढना चाहिए। सच कहूं तो उन्हें परेशान करने का विचार उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। शेन कबीले ने वास्तव में कभी भी महान दावभाग्य आभा के लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी, और ऐसा लग रहा था कि इस सदी की भाग्य प्रतियोगिता में भी उनके पास इसके लिए लड़ने का कोई इरादा नहीं था। इस बात की पूरी संभावना थी कि वह उनके लिए बोझ बन जाएगा। उस रहस्यमयी महिला ने शिष्टाचारवश उसे जेड पेंडेंट भी भेंट किया था। अगर वह ट्रू ड्रैगन कबीले और क्लदेव कबीले के खिलाफ उनकी मदद मांगने गया होता, तो आरुष भी इतना बेशर्म नहीं था कि इतनी बड़ी मदद मांगता। छोटा पगोडा अचानक बोला, शेन कबीले में जाने से पहले शेंगे कबीले में अपनी किस्मत आजमाओ। अगर बात न बने तो शेन कबीले में जाकर देख लो। आरुष की जिज्ञासा बढ़ गई। शेंगे कबीला? छोटी पगोडा ने जवाब दिया, हाँ, मैं उनके पूर्वजों में से एक को जानती हूँ। वह बहुत बुद्धिमान है, इसलिए मुझे यकीन है कि उसके वंशज भी उसके जैसे ही बुद्धिमान होंगे। आरुष और भी उत्सुक हो गया। क्या आप उनके पूर्वजों में से एक को जानते हैं, मास्टर पगोडा? लिटिल पैगोडा ने सवाल टालते हुए कहा, आपको जाना चाहिए। आरुष ने सिर हिलाया। वह टेलीपोर्टेशन एरिया में दाखिल हुआ और जल्द ही उसने खुद को टेलीपोर्टेशन एरिया में पाया। बूढ़ा कुबड़ा बिना कुछ कहे आरुष को घूरता रहा। आरुष ने सिर हिलाया और कहा, शेंगे कबीले के लिए। बूढ़े कुबड़े ने अपना दाहिना हाथ आरुष की ओर बढ़ाया। आरुष ने एक भंडारण अंगूठी निकाली और उसे बूढ़े कुबड़े के हाथ में पहना दिया। बूढ़े कुबड़े ने पास में स्थित टेलीपोर्टेशन एरे की ओर इशारा करते हुए कहा, इसका उपयोग करो। आरुष ने उसकी बात मान ली और टेलीपोर्टेशन एरे की चकाचौंध भरी रोशनी ने उसे झटपट दूर ले गया। लंबी दूरियों के बीच यात्रा का एक निश्चित समय होता है, भले ही कोई यात्रा के साधन के रूप में टेलीपोर्टेशन एरे का इस्तेमाल कर रहा हो। जब आरुष टेलीपोर्टेशन एरे में प्रतीक्षा कर रहा था, उसने लिटिल पैगोडा से बात करके समय बिताने का निर्णय लिया। मास्टर पैगोडा, क्या अमर खजाने मंडप ने इस दुनिया में हर एक टेलीपोर्टेशन सरणी का निर्माण किया है? उसने पूछा। छोटे पगोडा ने उत्तर दिया, हाँ। आरुष ने विस्मय से आह भरी। ये कितना लाभदायक व्यवसाय है। मुझे आश्चर्य है कि वे अकेले टेलीपोर्टेशन एरे से हर दिन कितना कमाते होंगे। यह आप ही हैं जो छोटे पैगोडा ने समय रहते खुद को बड़ी मुश्किल से रोका। आरुष उलझन में था, इसलिए उसने पूछा, यह मैं ही हूं जिसने क्या किया? लिटिल पगोडा काफी देर तक चुप रहा, फिर बोला, जो आप देख रहे हैं वह तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। दुनिया भर में उनके कई अलग अलग उद्योगों में कारोबार हैं, इसलिए इन टेलीपोर्टेशन एरे चलाने से उन्हें जो पैसा मिल रहा है वह उनके सभी व्यवसायों से होने वाले कुल मुनाफे की तुलना में बहुत कम है। आरुष ने हिचकिचाते हुए कहा, आपने जो कहा उससे मुझे सचमुच उन्हें लूटने का मन कर रहा है। छोटे पगोडा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। जल्द ही आरुष फिर बादलों के समंदर में पहुंच गया। उसने इधर उधर देखा तो एक और विशाल पत्थर की मूर्ति दिखाई दी, जिस पर लिखा था ली वर्ल्ड। आरुष पत्थर की मूर्ति के पास गया और शीघ्र ही उसे एक शक्तिशाली दिव्य अनुभूति ने घेर लिया। आरुष का हृदय ठंडा पड़ गया। दैवीय अनुभूति बहुत प्रबल थी। काले वस्त्र पहने एक बूढ़ा आदमी आरुष के सामने आया। उसने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? आरुष ने मुट्ठियां भींची और तीसरी बार अपना परिचय दिया। मेरा नाम आरुष है और मैं यहाँ आया हूँ। आरुष? काले वस्त्रधारी बूढ़े आदमी ने संकुचित आंखों से बीच में टोकते हुए कहा, तुम वही आरुष हो? आरुष ने सिर हिलाया, हाँ। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने आरुष को गहराई से देखा और फिर पूछा, क्या तुम मेरे शेंगे कबीले में शामिल होने के लिए यहाँ आए हो? आरुष ने थोड़ा सिर हिलाया। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया, यहाँ रुको। ये कहकर वह जाने के लिए मुड़ा। आरुष ने उनकी बात मान ली और वहीं रुक गए।
चिंता मत करो, लिटिल पैगोडा ने कहा, अगर वे मना कर देंगे तो मैं खुद को दिखा दूंगा, और उनके पूर्वज निश्चित रूप से मुझे कुछ सम्मान देंगे। आरुष ने हल्के से सिर हिलाया, मुझे आप पर भरोसा है, मास्टर पगोडा। क्रैकल, क्षितिज का स्थान विकृत हो गया, और उसके बाद अंतरिक्ष में एक दरार दिखाई देने लगी। बादलों के समुद्र पर एक विनाशकारी शक्ति उतर आई। गड़गड़ाहट, अंतरिक्ष में एक विशाल दरार के खुल जाने से स्पेस टाइम विकृत हो गया। आरुष स्तब्ध रह गया, और एक सच्चे ड्रैगन को देखकर उसकी आंखें सिकुड़ गईं। सच्चा ड्रैगन कबीला। हालांकि आश्चर्य अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि शेंगे कबीले के 10 शक्तिशाली साधक उसे घेरने के लिए प्रकट हुए। आरुष के पास भागने के लिए कोई जगह नहीं थी। आरुष का चेहरा बदसूरत हो गया। शेंगे कबीले ने सच्चे ड्रैगन कबीले को उसके आगमन की सूचना दे दी थी। एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी आरुष के सामने आया। शेंगे कबीले का सरदार रुद्रांश था। रुद्रांश ने आरुष पर व्यंग्य किया और उसका मजाक उड़ाया, तुम क्या सोच रहे थे? क्या तुम सच में मेरे शेंगे कबीले में शामिल होना चाहते थे? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरा कबीला ट्रू ड्रैगन कबीले और देव को नाराज करेगा? आपके लिए कबीला हास्यास्पद। हालांकि ये बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ आए। हम आपको ट्रू ड्रैगन कबीले और देव से पूछने का अधिकार प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। भविष्य में एक एहसान के लिए कबीले। सूश, छोटा सा पगोडा अचानक आरुष के सामने प्रकट हुआ। उसने रुद्रांश को घूरा और घमंड से चिल्लाया, अपने पूर्वज योगेश से कहो, बाहर आकर मुझसे मिले। रुद्रांश ने लिटिल पैगोडा पर भौहें चढ़ाई और उसका मजाक उड़ाया। एक कूड़ेदान एक ऐसे क्यों बात कर रहा है जैसे वह हमारे परिवार के किसी पूर्वज से मिलने के योग्य हो। लिटिल पैगोडा और आरुष अवाक रह गए। अध्याय 53, बहुत गरीब। भाड़ में जाओ। छोटा पगोडा गुस्से से भर गया। तुम्हारे पूर्वज मुझे मास्टर पगोडा कहकर बुलाते होंगे, लेकिन तुम जैसी छोटी चींटी मुझे नीची नजर से देखने की हिम्मत कैसे कर सकती है? मेरा विश्वास करो, मैं अभी यहीं शेंगे कबीले का विनाश कर सकता हूँ। रुद्रांश ने मास्टर पैगोडा को घूरते हुए मजाक किया, मेरे शेंगे कबीले का भाग्य बिगाड़ दोगे। तुम सच में इस समय अपनी बकवास कर रहे हो, हमें इस तरह धमका रहे हो। गड़गड़ाहट, उनके ऊपर का स्पेस टाइम हिंसक रूप से कांप उठा। एक सच्चा ड्रैगन आ गया था। छोटा पैगोडा अचानक आरुष के बगल में प्रकट हुआ, और उनकी आकृतियां धुंधली हो गईं। रुद्रांश का चेहरा तुरंत बदल गया, भागने की कोशिश कर रहे हो। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। धमाका, हजारों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में एक दरार खुल गई और उसका विशाल हाथ उस दरार से बाहर निकल आया। गड़गड़ाहट, आरुष और मास्टर पैगोडा की भ्रामक आकृति के चारों ओर का स्थान ढह गया, लेकिन विकृत स्थान उन्हें बिल्कुल भी नहीं रोक सका। रुद्रांश का चेहरा काला पड़ गया। वे सचमुच भागने में कामयाब रहे। सच्चा ड्रैगन एक मध्यम आयु वर्ग के आदमी में बदल गया। अभिजीत, रुद्रांश थोड़ा घबराकर बोला। अभिजीत कभी डेस्टिनी कॉन्टेस्ट में ट्रू ड्रैगन कबीले का प्रतिनिधित्व करता था। दूसरे शब्दों में, अभिजीत ट्रू ड्रैगन कबीले की युवा पीढ़ी के सबसे ताकतवर ट्रू ड्रैगन्स में से एक था। अभिजीत ने क्षितिज की ओर देखा और बुदबुदाया, कुल नेता रुद्रांश, आरुष में जो दिखता है उससे कहीं अधिक है। रुद्रांश चुप था। दरअसल आरुष कोई साधारण इंसान नहीं था। रुद्रांश को यह भी स्वीकार करना पड़ा कि जिस कूड़ेदान ने अहंकारपूर्वक खुद को एक मास्टर पैगोडा बताया था, वह गूढ़ था, और निश्चित रूप से उसके पास कुछ चालें थी। अभिजीत ने कहा, कबीले का नेता रुद्रांश एक तलवारबाज है, इसलिए निश्चित रूप से उसके पास एक शक्तिशाली तलवारबाज समर्थक है। रुद्रांश ने काफी देर तक इस बारे में सोचा और फिर कहा, मैंने उसकी जांच के लिए किसी को भेजा था, और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उसका समर्थक अधिक से अधिक एक महान तलवार अमर है। अभिजीत थोड़ा उलझन में था। आप इस नतीजे पर कैसे पहुंचे? रुद्रांश ने उत्तर दिया, अनुमान लगाओ। अभिजीत ने भौहें चढ़ाई। रुद्रांश ने हंसते हुए बताया, इस दुनिया में केवल कुछ ही तलवार शासक हैं, और वे तलवार शासक गुरुराज ब्रह्मांड की गहराई में हैं। तलवार सम्राट बालचंद अक्सर हमारे बीच दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है कि तलवार सम्राट बालचंद आरुष के स्वामी हो। दूसरे शब्दों में, आरुष का स्वामी ज्यादा से ज्यादा एक महान तलवार अमर ही होगा। अभिजीत ने एक पल सोचा और फिर सिर हिलाया। ये तो सही है। रुद्रांश ने आगे कहा, वह एक प्रतिभाशाली तलवारबाज है। हालांकि हमने पहले ही तय कर लिया है कि उसे अपना दुश्मन बनाना है, इसलिए आगे चलकर कोई समस्या न आए, इसके लिए हमें उसे मारना होगा। अभिजीत ने सहमति में सिर हिलाया। हमारा कबीला सहयोग करेगा। कबीले के नेता रुद्रांश, हमारे कबीले में प्रतिभाशाली सच्चे ड्रैगन का एक समूह अभी अभी जागृत हुआ है।
अगर आप तैयार हो तो आप हमारे कबीले में 2 लोगों को भेज सकते हैं और उन्हें अपने साथी चुनने दे सकते हैं। जैकपॉट। रुद्रांश मुस्कुराया। जाहिर है, मैं तैयार हूं। अगर शेंगे कबीले की युवा पीढ़ी सच्चे ड्रैगन्स के साथ मिल जाए तो वे बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे। इसके अलावा शेंगे कबीले और सच्चे ड्रैगन कबीले के रिश्ते हमेशा से स्थिर और सौहार्दपूर्ण रहे हैं। रुद्रांश ने आज जो किया वह एक सार्थक निवेश था। अभिजीत क्षितिज की ओर देखता रहा। उसने उपहासपूर्वक हंसते हुए कहा, मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि गरुराज दिव्य महाद्वीप पर कौन उसकी रक्षा करने का साहस करेगा। छोटा पैगोडा बादलों के समुद्र में रुक गया। वह तुरंत प्रकाश की एक किरण बन गया जिसने आरुष के ग्लेबेला को भेद दिया। आरुष ने जल्दी से पूछा, मास्टर पगोडा, क्या आप ठीक है? आरुष ने देखा कि मास्टर पगोडा को गंभीर चोट लगी थी। लिटिल पैगोडा ने उत्तर दिया, जब तक मैं एक निश्चित सीमा तक ठीक नहीं हो जाती, मैं और कुछ प्रकट नहीं कर सकती। आरुष ने थोड़ा सिर हिलाया और थोड़ा दोषी महसूस किया। मास्टर पगोडा, आपको इस सब में शामिल करने के लिए मुझे खेद है, उन्होंने कहा। छोटे पगोडा ने आह भरते हुए पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? आरुष कुछ देर झिझका और फिर बोला, मास्टर पगोडा, वे मेरे पीछे पड़े हैं। आप मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? मैं सच कह रहा हूं। लिटिल पैगोडा का जवाब थोड़ा देर से आया। उसने कहा, मैंने तुम्हारी इतनी गहरी ऊर्जा ले ली है, इसलिए अगर मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए छोड़ दूं कि तुम मुसीबत में हो, तो मुझे बहुत ग्लानि होगी। दूसरे शब्दों में, मुझे थोड़ी देर और तुम्हारे साथ रहने दो। जब तुम एक महान तलवार अमर बन जाओगी, तब मैं चला जाऊंगा। आरुष कुछ कहना चाहता था। हालांकि लिटिल पैगोडा ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, शेन कबीले के पास जाओ। जिस महिला ने तुम्हें वह जेड पेंडेंट दिया है, वह एक अच्छी इंसान है। इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि कोई और आश्चर्य नहीं होगा। आरुष ने सिर हिलाया। उसके पास शेन कबीले के अलावा और कोई जगह नहीं थी। वह टेलीपोर्टेशन क्षेत्र में लौट आया। बूढ़े कुबड़े ने भौहें उठाकर आरुष को घूरा। आरुष ने कहा, मैं शेन कबीले में जाना चाहता हूं। उसने जल्दी से एक स्टोरेज रिंग बूढ़े कुबड़े को थमा दी। बूढ़े कुबड़े ने स्टोरेज रिंग स्वीकार कर ली और दाईं ओर लगे टेलीपोर्टेशन एरे में से एक की ओर इशारा किया। आरुष ने सिर हिलाया और उसकी ओर चलने लगा। हालांकि बूढ़े कुबड़े ने अचानक कहा, क्या तुम वापस आने वाले हो? आरुष रुक गया। उसने मुड़कर उस बूढ़े कुबड़े की तरफ देखा और कहा, अगर अब कोई और सरप्राइज नहीं हुआ, तो मैं कुछ देर के लिए वापस नहीं आऊंगा। बूढ़े कुबड़े ने उत्तर दिया, आश्चर्य को आश्चर्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे तब आते हैं जब आप उनकी सबसे कम उम्मीद करते हैं। आरुष की अभिव्यक्ति जम गई। इसी बीच टेलीपोर्टेशन एरे सक्रिय हो गया और उसे दूर ले गया। कुछ ही क्षणों बाद अभिजीत उसी टेलीपोर्टेशन क्षेत्र में आरुष के साथ प्रकट हुआ। बूढ़ा कुबड़ा बिना कुछ कहे अभिजीत को घूरता रहा। अभिजीत ने शांति से पूछा, वह युवक कहाँ गया? बूढ़े कुबड़े ने जवाब दिया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नियम है कि हमारे ग्राहकों का ठिकाना उजागर नहीं किया जाना चाहिए। मैं एक मजबूत कार्य नीति वाला पेशेवर हूँ। अभिजीत ने अपनी हथेली खोली और एक भंडारण अंगूठी बूढ़े कुबड़े की ओर तैर कर आई। भंडारण वलय में हजारों स्वर्ण आध्यात्मिक क्रिस्टल थे। बूढ़े कुबड़े ने टेलीपोर्टेशन सरणी की ओर इशारा किया जो शेन कबीले की ओर ले जाती थी। अभिजीत ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मजबूत कार्य नीति। इसके बाद वह टेलीपोर्टेशन सरणी की ओर चला गया। अभिजीत की टिप्पणी सुनकर बूढ़े कुबड़े की आंखों में एक उदास रोशनी चमक उठी। अभिजीत टेलीपोर्टेशन एरे में चला गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने भौहें चढ़ाई और उस बूढ़े कुबड़े को घूरने लगा। बूढ़ा कुबड़ा आदमी चिल्लाया, अरे, ये टूट गया है। यह अभी खराब है, इसलिए तुम्हारी किस्मत खराब है। अभिजीत ने बूढ़े कुबड़े को घूरते हुए पूछा, क्या तुम मेरे साथ छल कर रहे हो? तुम इसके बारे में क्या करोगे? मुझे मारोगे? बूढ़े कुबड़े ने ताना मारा। बूढ़ा कुबड़ा सच्चे ड्रैगन कबीले से बिल्कुल भी नहीं डरता था। अमर खजाने का मंडप किसी से नहीं डरता था। वे आसानी से सच्चे ड्रैगन कबीले को उनके कर्मों की दर्दनाक कीमत चुकाने पर मजबूर कर सकते थे। दरअसल अमर खजाने का मंडप गुरुराज अकादमी से भी नहीं डरता था। अभिजीत ने बूढ़े कुबड़े को ठंडी निगाहों से देखा, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि कुछ कर सके। उसे पता था कि अगर अमर खजानों के मंडप ने उन पर हमला कर दिया, तो सच्चा ड्रैगन कबीला उसके नतीजों से नहीं निपट पाएगा। अभिजीत ने फायदे नुकसान पर विचार किया। कुछ ही क्षणों बाद उसने एक और स्टोरेज रिंग लाने का फैसला किया और उसे उस बूढ़े कुबड़े को दे दिया। उस अंगूठी में 20,000 सोने के आध्यात्मिक क्रिस्टल थे, लेकिन उस बूढ़े कुबड़े आदमी ने अंगूठी को जमीन पर फेंक दिया और मजाक करते हुए कहा, पैसा? क्या तुम सच में सोचते हो कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है?
ये कहकर बूढ़ा कुबड़ा वापस जाने के लिए मुड़ा और एक बदसूरत दिखने वाले गुस्से में भरे अभिजीत को पीछे छोड़ गया। आरुष अपने गंतव्य पर पहुंचने के इंतजार में पालथी मारकर बैठा था। छोटे से शिवालय में रहस्यमय आवाज ने पूछा, क्या हम उसे सीधे गुरुराज ब्रह्मांड में ले जाएं? छोटे पगोडा ने आह भरी और कहा, वहां जाने का क्या मतलब है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह अपने परिवार का कारोबार विरासत में लेने लायक ताकतवर हो चुका है? उसे देखो, अगर वह अभी वहां चला गया तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि वहां के लोग उसकी बात मानेंगे? रहस्यमयी आवाज ठंडी हंसी। तो क्या हुआ अगर वे उसकी बात नहीं मानना चाहते? क्या वे उसे मार डालेंगे? ऐसा करने की हिम्मत कौन करेगा? राजकुमारी आरुषि, महारानी अंकिता, महान वीरान कबीला, आदिम कबीला। छोटा पगोडा बुदबुदाया, वे उसे मारने की हिम्मत तो नहीं करेंगे, लेकिन वे उसे आसानी से एक कल्पित नायक में बदल सकते हैं। उसकी वर्तमान शक्ति को देखते हुए क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि वह इस विशाल ब्रह्मांड को संभालने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है? क्या गुरुराज अकादमी का कठपुतली अकादमी मास्टर बनने का कोई मतलब है? क्या तुम भूल गए हो कि उन्होंने हमारे युवा मास्टर के साथ कैसा व्यवहार किया था? रहस्यमयी आवाज शांत हो गई। छोटे पगोडा ने आगे कहा, युवा स्वामी नहीं चाहते कि इस नन्हे बच्चे को भी वही सब सहना पड़े जो उसने सहा था, इसलिए उन्होंने उसे विजयगढ़ भेज दिया। क्या आपको अभी भी यह एहसास नहीं हुआ कि कई साल पहले यंग मास्टर के लापता होने के बाद से गुरुराज अकादमी में दरारें दिखाई देने लगी हैं? अगर यह छोटा सा बदमाश धीरे धीरे खुद ही रैंक में ऊपर नहीं चढ़ता, तो वह उन सभी मुद्दों को खुद कैसे हल करेगा? रहस्यमयी आवाज ने आह भरी। लिटिल पेगोडा ने कहा, सिस्टर डेस्टिनी ने यह भी उल्लेख किया है कि व्यक्ति को अपना संकल्प दृढ़ करना चाहिए। यदि हम उसे अभी गुरुराज ब्रह्मांड में ले जाएं, तो वह जीवन की कठिनाइयों का अनुभव करके अपने संकल्प को दृढ़ किए बिना ही एक झटके में शिखर पर पहुंच जाएगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो वह सबसे शक्तिशाली तलवारबाज कैसे बनेगा? रहस्यमयी आवाज ने ठंडी सांस ली, सबसे ताकतवर तलवारबाज। छोटे पगोडा ने आह भरी। कुछ पलों की खामोशी के बाद उन्होंने कहा, एक और बात है जो तुम्हें समझनी होगी। अब हम वो नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे। तुम आधी मर चुकी हो और मेरी आत्मा बुरी तरह घायल हो गई है। हम अब उतने घमंडी नहीं हो सकते जितने पहले थे। अगर हम किसी अयोग्य व्यक्ति के हाथों मारे गए तो हम निश्चित रूप से दुनिया में हंसी का पात्र बन जाएंगे। रहस्यमयी आवाज ने एक बार फिर आह भरी, और वह उदास लग रही थी जब उसने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी दुखद स्थिति में पहुंच जाऊंगा। धिक्कार है सब पर। अगर फीनिक्स वर्ल्ड 1 के निवासियों को उसके अस्तित्व का पता चल गया, तो वे निश्चित रूप से पागल हो जाएंगे और उस अवरोध को नष्ट कर देंगे जो यंग मास्टर ने पीछे छोड़ा था। वे उससे छुटकारा पाने के लिए यहां आएंगे, लिटिल पेगोडा ने कहा। रहस्यमयी आवाज आखिरकार नर्म पड़ी और बोली, तो फिर हमें उसे और भी मुश्किलों से गुजरने देना चाहिए। हम भविष्य में उसके परिवार के व्यवसाय को विरासत में देने की बात नहीं करेंगे। इस बीच आरुष अपने सामने स्टोरेज रिंग को घूर रहा था। उसके पास केवल 470,000 स्वर्ण आध्यात्मिक क्रिस्टल शेष थे। खेती सचमुच महंगी थी। आरुष ने अपनी स्टोरेज रिंग को कसकर पकड़ लिया और आह भरी। अब उसे मितव्ययी जीवन जीना होगा, और यह सब इसलिए क्योंकि वह बहुत गरीब था। आरुष ने खुद से कहा कि उसे देर सवेर नौकरी ढूंढनी ही होगी, अन्यथा इससे पार पाना बहुत कठिन हो जाएगा। अध्याय 54, मेरा छोटा भाई। आरुष शीघ्र ही बादलों के समुद्र में प्रकट हुआ और उसने एक और विशाल पत्थर की प्रतिमा देखी। शेन कबीला। वह पत्थर की मीनार की ओर चला और एक बूढ़ा आदमी उसके सामने प्रकट हुआ। तुम कौन हो? बूढ़े आदमी ने आरुष की जांच करते हुए पूछा। आरुष ने जेड पेंडेंट निकाला जो उसे निचले क्षेत्र के तारों वाले आकाश में रहस्यमयी महिला से मिला था। बूढ़े आदमी का चेहरा अचानक बदल गया। यह तुम? वह हकलाया। आरुष ने बताया, एक वरिष्ठ ने मुझे ये दिया था और उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं यहाँ पहुंचते ही शेन कबीले में आकर उन्हें ढूंढूं। बूढ़े व्यक्ति ने आदरपूर्वक झुककर कहा, युवा स्वामी, कृपया मेरे पीछे आइए। बूढ़ा आदमी घूमा और अपनी आस्तीन लहराई। एक चमकता हुआ दरवाजा दिखाई दिया और आरुष ने राहत की सांस ली। शुक्र है जेड पेंडेंट काम आ गया, वरना अगर शेन कबीले ने उसे साफ मना कर दिया होता तो उसे पता ही नहीं चलता कि कहां जाए। आरुष उस बूढ़े आदमी के पीछे पीछे एक बड़े हॉल में गया। विशाल हॉल 3000 मीटर ऊंचा था और एक भव्य और प्रभावशाली आभा बिखेर रहा था। इसकी विशालता के कारण आरुष छोटा और महत्वहीन लगता था। तो एक महान वंश ऐसा दिखता है। आरुष ने विस्मय से आह भरी। कवच पहने एक रक्षक विशाल हॉल के सामने खड़ा था।
आरुष ये देखकर दंग रह गया कि रक्षक का आभामंडल गहरा और रहस्यमय था। उसने अनुमान लगाया कि यह रक्षक कम से कम अंतरिक्ष विनाश क्षेत्र का कोई महाशक्तिशाली प्राणी तो है ही। आरुष को यह स्वीकार करना पड़ा कि उसने अंतरिक्ष विनाश क्षेत्र के एक शक्तिशाली व्यक्ति को मात्र एक रक्षक के रूप में काम करते हुए देखने की उम्मीद नहीं की थी। जल्द ही बूढ़ा आदमी आरुष को बड़े हॉल में ले आया। आरुष ने पाया कि विशाल हॉल अंदर से ज्यादा विशाल था। अंदर का हिस्सा आलीशान और भव्य था और ऐसा लग रहा था जैसे यह अमर लोगों का विशाल हॉल हो। आरुष ने यह भी पाया कि उस विशाल हॉल के भीतर की हवा में आध्यात्मिक ऊर्जा अत्यंत सघन और घनी थी। यह ऊपरी लोक की गुरुराज अकादमी की सीमाओं में पाई जाने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा से कम सघन थी। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा भी अधिक शुद्ध थी। कहने की जरूरत नहीं कि अगर आरुष को यहाँ खेती करने की अनुमति मिल जाए तो उसे बहुत लाभ होगा। बूढ़ा आदमी आरुष की ओर थोड़ा झुका। युवा स्वामी, कृपया यही प्रतीक्षा करें, बूढ़े व्यक्ति ने जाने से पहले कहा। आरुष ने इधर उधर देखा और बुदबुदाया, मास्टर पगोडा, इस विशाल हॉल को बनाने में कितना पैसा लगा होगा? अगर मेरे पास भी उनके जितना पैसा होता तो मैं उसे अमर खजाने के मंडप में जमा करके हर साल ब्याज कमाता। मैं सिर्फ ब्याज से ही लंबे समय तक आराम से जिंदगी जी सकता था। लिटिल पेगोडा ने जवाब देने की भी जहमत नहीं उठाई। जल्द ही एक युवक और एक युवती बड़े हॉल में दाखिल हुए। युवक सुंदर था और उसने ब्रोकेड का लबादा पहना हुआ था, हालांकि उससे ठंडक सी महसूस हो रही थी। इस बीच युवती ने सफेद पोशाक पहनी हुई थी। उसके हाथ पीठ के पीछे थे और वे एक प्राचीन पुस्तक पकड़े हुए थे। वह बेहद खूबसूरत थी और बड़े हॉल में चलते हुए वह गर्मजोशी से मुस्कुरा रही थी। वे दोनों आरुष के पास पहुंचे। हम आपको किस नाम से संबोधित करें? युवक ने पूछा। आरुष ने उत्तर दिया, मेरा नाम आरुष है और आप मुझे अपनी इच्छानुसार संबोधित कर सकते हैं। युवक ने भौहें चढ़ाई। आरुष, ऊपरी राज्य की युद्ध प्रतियोगिता का विजेता। आरुष ने सिर हिलाया। युवक ने पूछा, तुमने 2 सच्चे ड्रैगन मार डाले, है ना? आरुष ने एक बार फिर सिर हिलाया। युवक ने उसे घूरते हुए पूछा, क्या तुम हमारे शेन कबीले में शामिल होने के लिए यहाँ आए हो? आरुष ने तीसरी बार सिर हिलाया। युवक ने कहा, पूर्वज इस समय गुरुराज ब्रह्मांड में है। जब तक वे वापस नहीं आ जाती, आप यही प्रतीक्षा कर सकते हैं। शेन कुल में आपका प्रवेश पूर्वज पर निर्भर करता है। मैं दहाड़। कहीं दूर एक भयानक अजगर की दहाड़ गूंज रही थी। आरुष का चेहरा काला पड़ गया। यह दहाड़ निश्चित रूप से सच्चे ड्रैगन कबीले के ड्रैगन की थी। युवक ने भौहें चढ़ाई। वह मुड़ा तो एक बूढ़ा आदमी उसके सामने प्रकट हुआ। बूढ़े ने थोड़ा झुककर कहा, युवा कुल नेता, सच्चे ड्रैगन कुल से अभिजीत आ गया है और वह आपसे मिलना चाहता है। अभिजीत? वह युवक बड़े हॉल से बाहर जाने से पहले काफी देर तक आरुष को गौर से देखता रहा। युवती ने आरुष की ओर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सुना है कि तुमने चंदू को मार डाला। आरुष ने सिर हिलाया। युवती ने आगे कहा, वाह, सच्चे ड्रैगन कबीले के युवा सरदार ने चंदू को भर्ती किया था, तो कोई सच्चा ड्रैगन ही उसकी रक्षा कर रहा होगा, फिर भी तुम उसे मार डालने में कामयाब हो गए। तुम्हारी तलवार जरूर बहुत मजबूत होगी। आरुष ने शांत रहते हुए जवाब दिया, यह एक संयोग था। युवती ने हंसते हुए कहा, मेरा नाम जैस्मीन है। युवा स्वामी आरुष, आप जो जेड पेंडेंट अपने साथ लाए हैं, वह पूर्वज का है, इसलिए आप उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। दुर्भाग्य से आपको अभी जाना होगा। आरुष ने भौहें चढ़ाई और कहा, क्या इसलिए कि वह युवक मुझे सच्चे ड्रैगन कबीले को सौंप देगा? जैस्मीन ने सिर हिलाया और समझाया, वह मेरा भाई है, उसका नाम चिराग है। वह वर्तमान में शेन कबीले का प्रभारी है। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। उसे जेड पेंडेंट की कोई परवाह नहीं है और मुझे लगता है कि वह पूर्वज के जेड पेंडेंट की खातिर ट्रू ड्रैगन कबीले को नाराज नहीं करेगा। मुझे लगता है कि वह आपको सच्चे ड्रैगन कबीले को सौंप देगा ताकि उनके साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखा जा सके। आरुष चुप था। गड़गड़ाहट। 10 शक्तिशाली आभाएं अचानक महान हॉल पर उतर आईं। आरुष का चेहरा बदसूरत हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने गरुराज दिव्य महाद्वीप पर सच्चे ड्रैगन कुल के प्रभाव को बहुत कम करके आंका था। मेरे साथ आओ, जैस्मीन ने उसे पुकारा, लेकिन उसने आरुष के जवाब का इंतजार करने की जहमत नहीं उठाई। उसने उसे उसके कपड़ों के किनारे से खींच लिया और अपनी आस्तीन लहराई। एक टेलीपोर्टेशन सरणी जीवित हो गई और उनके पैरों के नीचे टिमटिमाने लगी। जैसे ही वे गायब होने वाले थे, आरुष ने अभिजीत और चिराग को बड़े हॉल में भागते हुए देखा। हालांकि चिराग के हस्तक्षेप करने में बहुत देर हो चुकी थी। आरुष और जैस्मीन उसकी आंखों के सामने से गायब हो गए। चिराग का चेहरा बदसूरत हो गया।
अभिजीत के चेहरे पर उदासी थी और उसने चिराग की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। चिराग ने जल्दी से कहा, मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया। उनके बीच कुछ पलों का सन्नाटा छा गया। फिर अभिजीत बोला, युवा कुल नेता, हमारे सच्चे ड्रैगन क्लचंत को किसी भी तरह से आरुष को मारना होगा। मुझे यकीन है कि आपको पता होगा कि हमें उसे क्यों मारना है। हमने हमेशा शेन कबीले का सम्मान किया है और हमने हमेशा अपने रिश्ते को महत्व दिया है। मैं हमारे कबीलों के बीच के रिश्ते को खराब नहीं करना चाहता। चिराग ने कहा, मैं जल्द ही तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। कृपया आरुष का पीछा करते हुए मेरी बहन को चोट मत पहुंचाना। हमारे पूर्वज उसे बहुत महत्व देते हैं, इसलिए अगर उसके बाल का एक कतरा भी गायब हो गया तो हमारे कुलों में कभी शांति नहीं रहेगी। अभिजीत ने चिराग को घृणा से देखा और फिर मुड़कर चला गया। अभिजीत के जाने के कुछ क्षण बाद चिराग चिल्लाया, कोई इधर तो आओ। चिराग के पीछे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। चिराग ने मुड़कर कहा, 10 पहरेदार इकट्ठा करो। मैं चाहता हूं कि वे जैस्मीन को ढूंढें और हर कीमत पर उसकी रक्षा करें। समझ गया, बूढ़े ने हल्के से सिर हिलाकर जवाब दिया। फिर वह चिराग के आदेश का पालन करने के लिए मुड़ा। अंतरिक्ष में बादलों के समुद्र में एक दरार खुल गई और आरुष और जैस्मीन उस दरार से बाहर निकल आए। जैस्मीन मुस्कुराए और बोली, हम अभी सुरक्षित हैं। आरुष ने जैस्मीन को सावधानी से देखा और उससे पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? जैस्मीन ने जवाब देने से पहले बार बार पलकें झपकाईं, मैंने ये अपने भाई और अपने शेन कबीले के लिए किया। आरुष उलझन में भौहें चढ़ाकर बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? जैस्मीन ने हंसते हुए बताया, मुझे यकीन है कि पूर्वज ने तुम्हें अपना जेड पेंडेंट इसलिए दिया होगा क्योंकि तुम असाधारण हो, और मुझे लगता है कि चंदू और उस सच्चे ड्रैगन को मारने के बाद इतने लंबे समय तक जीवित रहकर तुमने खुद को पहले ही साबित कर दिया है। अगर मेरे शेन कबीले ने तुम्हें सच्चे ड्रैगन कबीले को सौंपने का फैसला किया तो हम एंसेस्टर की छवि खराब कर देंगे। शेन कबीले को इस फैसले से बहुत नुकसान होगा और मेरा भाई शायद मर भी जाएगा। मुझे लगता है कि आप इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, आरुष बुदबुदाया। जैस्मीन हंसी और बोली, शायद। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चंदू और एक सच्चे ड्रैगन को मारने के बाद भी तुम जिंदा हो। ये बहुत प्रभावशाली है। खैर, मैं एंसेस्टर के व्यक्तित्व को समझती हूँ और वह अपना जेड पेंडेंट इतनी आसानी से नहीं देगी। अब वजह मायने नहीं रखती। आपने मेरी मदद की, इसलिए मैं आपको शुक्रिया कहना चाहता हूँ, लेडी जैस्मीन। उम्मीद है हम फिर मिलेंगे, आरुष ने कहा। फिर वह जाने के लिए मुड़ा। रुको, जैस्मीन ने पुकारा। आरुष ने मुड़कर उसका सामना किया। जैस्मीन मुस्कुराए और बोली, पूर्वज दूर गुरुराज ब्रह्मांड में है और वह कुछ समय तक वापस नहीं आएंगी। अगर मैं अभी लौटूंगी तो हम दोनों खतरे में पड़ जाएंगे क्योंकि सच्चा ड्रैगन कबीला तुम्हारे ठिकाने के बारे में मुझसे जरूर जवाब मांगेगा। आरुष बिना कुछ कहे उसे देखता रहा। चलो ताओवादी संप्रदाय में चलें, जैस्मीन ने सुझाव दिया। आरुष ने भौहें उठाई और पूछा, दाओवादी संप्रदाय? जैस्मीन ने सिर हिलाया और कहा, आप एक असाधारण प्रतिभा हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि 6 महान कुल आपको स्वीकार नहीं करेंगे। हालांकि ऐसा इसलिए नहीं है कि वे सच्चे ड्रैगन कबीले से डरते हैं। खैर, मुझे यकीन है कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना? आरुष ने सिर हिलाया, हाँ, मैं इस बलिदान के लायक नहीं हूँ। जैस्मीन ने कहा, सचमुच? 6 महान कुलों का मानना है कि तुम्हारे लिए सच्चे ड्रैगन कुल को नाराज करना उचित नहीं है। आरुष ने जैस्मीन को गहराई से देखा। आरुष ने कहा, आपने मुझे बचाने का एक और कारण भी बताया है और आपने मुझे इसके बारे में अभी तक नहीं बताया है। जैस्मीन ने मासूमियत से पलकें झपकाई और पूछा, यह क्या है? आरुष शांत भाव से बोला, तुम मुझे अपने कुल में स्वीकार करने से इसलिए डर रहे हो क्योंकि इसका मतलब होगा कि मुझे सच्चे ड्रैगन कुल से लड़ना पड़ेगा। तुम्हें यह भी नहीं लगता कि मैं सच्चे ड्रैगन कुल को नाराज करने लायक हूं? जैस्मीन की आंखों में एक उलझन भरी रोशनी चमक उठी। लगता है तुम भी काफी होशियार हो, यंग लॉर्ड आरुष। मैंने तुम्हें सचमुच कम आंका था, उसने कहा। मैं समझता हूं कि तुमने ऐसा क्यों किया और मैं तुम्हारी मदद के लिए आभारी हूं। निश्चिंत रहो, मैं अब शेन कबीले में कभी नहीं जाऊंगा और तुम्हारे कबीले पर बोझ नहीं बनूंगा, आरुष ने जाने से पहले कहा। युवा लॉर्ड आरुष, रुको, जैस्मीन ने कहा। आरुष ने एक बार फिर उसकी ओर देखा। जैस्मीन हंसी और बोली, युवा स्वामी आरुष, जब मैंने तुम्हें बताया था कि हमें ताओवादी संप्रदाय में कैसे जाना चाहिए, तो मैं सचमुच बहुत ईमानदार थी। मैं तुम्हें समझा दूंगी और तुम समझ जाओगे। दाओवादी संप्रदाय कभी बहुत शक्तिशाली हुआ करता था और उनके और सच्चे ड्रैगन वंश के बीच खूनी संघर्ष चल रहा है।
आप वो कहावत जानते हैं, मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त होता है ना? मैं समझ गया, आरुष ने कहा। उसने जैस्मीन की तरफ सिर हिलाया और फिर मुड़कर बादलों के समंदर से बाहर निकल गया। जैस्मीन शांति से उस खाली जगह को देख रही थी जहां कभी आरुष खड़ा था। कुछ ही पल बाद चिराग अपने पीछे ताकतवर पहरेदारों के एक समूह के साथ प्रकट हुआ। जैस्मीन को सुरक्षित और बिना किसी चोट के देखकर उसने तुरंत राहत की सांस ली। चिराग उसके पास गया और बोला, तुम्हें उसे जाने नहीं देना चाहिए था। जैस्मीन ने बस उस पर हंसते हुए कहा, युवा लॉर्ड आरुष वाकई एक असाधारण प्रतिभा है। अफसोस की बात है, जियान चंद ने सिर हिलाते हुए कहा। गड़गड़ाहट। उनके सामने की जगह अचानक फट गई और एक स्त्री की भ्रामक आकृति उस दरार से बाहर निकली। ये भ्रामक आकृति शेन वंश के पूर्वज जियान जिजाई की थी। दोनों भाई बहनों ने जल्दी से झुककर उसका अभिवादन किया, पूर्वज। जियान जिजाई ने अपनी नजर उन दोनों पर घुमाई और अंततः उसकी नजर चिराग पर पड़ी। अब से तुम मेरे शेन कबीले के युवा कुल नेता नहीं रहोगे। तुम्हें 100 साल की कैद होगी और जब तक तुम अपनी सजा पूरी नहीं कर लेते, तुम्हें शेन कबीले से बाहर एक कदम भी नहीं रखने दिया जाएगा। चिराग की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और वह चिल्लाया, पूर्वज। जियान जिजाई ने उदासीनता से कहा, उसे ले जाओ। चिराग के पीछे खड़े पहरेदार उसे ले गए और जियान जिजाई और जैस्मीन को बादलों के समुद्र में अकेला छोड़ दिया। जियान जिजाई की अभिव्यक्ति जटिल थी क्योंकि वह जैस्मीन को घूर रही थी। मुझे आपसे बहुत उम्मीदें थीं। जियान जिजाई ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं आपको 100 साल तक बंद दरवाजे की साधना करने का आदेश देता हूं, और जब तक आप अपना समय पूरा नहीं कर लेते, आपको शेन कबीले को छोड़ने की अनुमति नहीं है। मैं जल्द ही शेन कबीले के भीतर अगले युवा कबीले नेता की तलाश करूंगा। जैस्मीन का चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आवाज कांप रही थी। वह चिल्लाई, क्यों पूर्वज, क्यों? मैंने जो कुछ भी किया है वह शेन वंश के लिए ही किया है। जियान जिजाई की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही और उसने उदासीनता से कहा, छोड़ो। जैस्मीन ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। यह अन्याय है। जियान जिजाई ने जैस्मीन को गहराई से देखा और सख्ती से कहा, मैं उसकी चाची हूं। जैस्मीन एकदम से ठिठक गई और काफी देर तक वहीं जड़वत खड़ी रही। फिर उसने पलटकर कहा, क्या इससे वाकई कोई फर्क पड़ता है? वह अभी भी हमारे शेन कबीले का सदस्य नहीं है, वह हम में से नहीं है। वह सच्चे ड्रैगन कबीले को नाराज करने लायक बिल्कुल नहीं है। जियान जिजाई ने जैस्मीन को घूरते हुए पूछा, क्या तुम जानती हो कि मेरा छोटा भाई कौन है? जैस्मीन हैरान थी। कौन? उसने पूछा। जियान जिजाई ने शांति से उत्तर दिया, मेरा छोटा भाई तलवार मास्टर है। जैस्मीन का दिमाग खाली हो गया और वो मानो बिजली की एक बूंद से गिरी हो, वो वहीं खड़ी शून्य में देखती रही। आंटी, गुरुराज अकादमी, यंग लीडर ... अध्याय 55, हम उसे भागने नहीं दे सकते। जियान जिजाई ने जैस्मीन के पीले चेहरे को घूरते हुए अपना सिर हल्का सा हिलाया। भले ही वह गुरुराज अकादमी का युवा नेता न हो, फिर भी मैं उसकी रक्षा करूंगी क्योंकि उसके पिता मुझे अपनी बहन मानते हैं। इसके साथ ही जियान जिजाई वहां से चला गया और एक जमी हुई जैस्मीन को वहीं छोड़ गया। अपनी गलती का एहसास होने पर जैस्मीन ने खुद पर ही हंसते हुए कहा, मैंने उस जेड पेंडेंट की कीमत कम आंकी थी। जीवन शतरंज के खेल की तरह है, एक गलत चाल खेल का फैसला कर सकती है। आरुष जितनी तेजी से भाग सकता था, भाग निकला, लेकिन एक छाया फिर भी उसके पास आ पहुंची। वह छाया कोई और नहीं, बल्कि जियान जिजाई की थी। चौंककर आरुष ने पूछा, वरिष्ठ? जियान जिजाई मुस्कुराया और बोला, मेरा शरीर गुरुराज ब्रह्मांड में है। ये बस मेरा अवतार है। खैर, मेरे साथ चलो। हम शेन कबीले जा रहे हैं। आरुष ने अपना सिर हिलाया और कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, सीनियर। जियान जिजाई ने पूछा, क्या आप नाराज हैं? आरुष ने फिर सिर हिलाया और जवाब दिया, मैं नाराज नहीं हूं। जियान जिजाई ने कहा, मैंने उन्हें पहले ही सजा दे दी है। आरुष चौंक गया। वरिष्ठ, आपको मिस जैस्मीन को सजा देने की जरूरत नहीं थी। उसने जो किया वो शेन कबीले के लिए था। उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। इसके अलावा, अगर वो न होती, तो मैं शेन कबीले के हॉल से बाहर भी नहीं निकल पाता। जियान जिजाई काफी देर तक चुप रही, फिर उसने कहा, तो फिर तुम मेरे साथ क्यों नहीं आओगे? आरुष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वरिष्ठ, वास्तव में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, और मैंने पहले ही तय कर लिया है कि मुझे कहाँ जाना है। वह सचमुच शेन कबीले पर नाराज नहीं था। वह बस यह नहीं चाहता था कि शेन कबीला उसकी खातिर सच्चे ड्रैगन कबीले का दुश्मन बन जाए। जियान जिजाई की आवाज गहरी हो गई जब उसने पूछा, क्या आप अकेले जा रहे हैं? आरुष का जवाब थोड़ा देर से आया।
मास्टर पगोडा मेरे साथ है, उसने कहा। उसने मास्टर पगोडा के अस्तित्व को छिपाने की जहमत नहीं उठाई क्योंकि आरुष को अंदाजा था कि जियान जिजाई को मास्टर पगोडा के अस्तित्व के बारे में पहले से ही पता था। जियान जिजाई को आरुष की ईमानदारी पर थोड़ी हैरानी हुई। वह थोड़ी देर हिचकिचाई, फिर सिर हिलाकर बोली, ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है। मास्टर पगोडा आरुष के साथ थे, इसलिए जियान जिजाई की चिंताएं दूर हो गईं। उनका शरीर इस समय गुरुराज ब्रह्मांड में था और उनका अवतार ट्रू ड्रैगन कबीले को उनके मनचाहे काम करने से नहीं रोक सकता था। जियान जिजाई ने आरुष की इच्छा का सम्मान करने का निर्णय लिया और वहां से चले गए। आरुष उस दिशा में थोड़ा झुका जहां वह गायब हो गई थी। अलविदा सीनियर, वह बुदबुदाया। कुछ ही पल बाद जियान जिजाई पलटी और आरुष की जाती हुई पीठ को हसरत भरी नजरों से देखने लगी। उसने ऊपर देखा और बुदबुदाई, भाई, उस दुनिया में तुम्हें क्या हो गया? आरुष शीघ्र ही टेलीपोर्टेशन क्षेत्र में पहुंच गया। बूढ़े कुबड़े ने आरुष की ओर देखा और पूछा, तुम यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहे हो? आरुष मुस्कुराया और बोला, वरिष्ठ, मैं ताओवादी संप्रदाय में जाना चाहता हूँ। बूढ़ा कुबड़ा खुद को रोक नहीं सका और पूछा, क्या आप यहाँ मौजूद हर शक्ति का दौरा करने की कोशिश कर रहे हैं? आरुष हंसा, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस एक और स्टोरेज रिंग उस बूढ़े कुबड़े को थमा दी। बूढ़े कुबड़े ने भंडारण अंगूठी को स्वीकार कर लिया और एक टेलीपोर्टेशन सरणी की ओर इशारा किया। वह ले लो, उसने कहा। आरुष टेलीपोर्टेशन एरे की ओर चला गया। बूढ़ा कुबड़ा अचानक बुदबुदाया, सच्चा ड्रैगन कबीला तुम्हारा पीछा कर रहा है। आरुष ये सुनकर आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन उसने बस सिर हिलाया और बुदबुदाया, हाँ। बूढ़े कुबड़े ने आरुष को गहराई से घूरते हुए कहा, मुझे एक स्वर्ण आध्यात्मिक क्रिस्टल दो और मैं उन्हें बता दूंगा कि तुम अमर कुल में चले गए। आरुष ने आश्चर्य से पलकें झपकाईं। एक स्वर्ण आध्यात्मिक क्रिस्टल, क्या ये पर्याप्त है? उसने पूछा। बूढ़े कुबड़े ने शांति से उत्तर दिया, ये पर्याप्त है। आरुष ने जल्दी से एक सोने का आध्यात्मिक क्रिस्टल दिया और झुककर प्रणाम किया। शुक्रिया सीनियर, बूढ़े कुबड़े ने सिर हिलाया और कहा, अपना ध्यान रखना। आरुष ने सिर हिलाया और टेलीपोर्टेशन एरे सक्रिय हो गया, जिससे वह दूर चला गया। कुछ ही क्षणों बाद अभिजीत टेलीपोर्टेशन क्षेत्र में पहुंच गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह यहाँ था, क्योंकि टेलीपोर्टेशन क्षेत्र एक टेलीपोर्टेशन केंद्र था, जिसका उपयोग कई अलग अलग महान कुलों और शक्तियों के टेलीपोर्टेशन सरणियों में टेलीपोर्ट करने के लिए किया जा सकता था। अभिजीत ने अपनी हथेली पलटी और एक संग्रहणीय अंगूठी उस बूढ़े कुबड़े की ओर उड़ी। उस संग्रहणीय अंगूठी में 20,000 स्वर्ण आध्यात्मिक क्रिस्टल थे। हालांकि बूढ़े कुबड़े ने मांग की 1,00,000। अभिजीत की आंखें सिकुड़ गईं और उसने ठंडे स्वर में पूछा, तुम मुझे लूट क्यों नहीं लेते? बूढ़े कुबड़े ने सहजता से पूछा, क्या आप इसे मुझे देंगे या नहीं? अभिजीत की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी, लेकिन बूढ़े कुबड़े ने उसे अनदेखा कर दिया। मैं अमर खजाने मंडप से हूं, इसलिए चीजें ऐसी ही होनी चाहिए। अभिजीत ने अपनी हथेली एक बार फिर घुमाए और उस बूढ़े कुबड़े की ओर एक और संग्रहणीय अंगूठी भेजी। उस संग्रहणीय अंगूठी में 1,00,000 स्वर्ण आध्यात्मिक क्रिस्टल थे। वह अमर कबीले में चला गया, बूढ़े कुबड़े ने कहा। अभिजीत अमर कुल से जुड़े टेलीपोर्टेशन सरणी की ओर चला गया। उसने तिरछी नजर से बूढ़े कुबड़े की तरफ देखा। वह फिर अमर वंश में चला गया। उसने भौहें चढ़ाकर पूछा। बूढ़े कुबड़े ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। अभिजीत काफी देर तक चुप रहा, फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, दुर्घटनाएं अवश्यंभावी हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप सावधान रहें। इसके साथ ही अभिजीत को टेलीपोर्टेशन एरे द्वारा दूर ले जाया गया। कितना परेशान करने वाला आदमी है। बूढ़ा कुबड़ा भी पीछे मुड़कर जाने से पहले हंसते हुए बोला। आरुष ने खुद को एक पहाड़ की तलहटी में पाया। उसके सामने चूना पत्थर से बनी एक लंबी सीढ़ियां थी। आरुष ने चोटी की ओर देखने के लिए अपनी गर्दन ऊपर उठाई और उसे एक लकड़ी के दरवाजे का साया दिखाई दिया। आरुष सीढ़ियों से ऊपर चला गया और उसने शिखर पर जाते समय लिटिल पैगोडा से बात करने का निर्णय लिया। मास्टर पैगोडा, क्या आप ताओवादी संप्रदाय के बारे में कुछ जानते हैं? उसने पूछा। छोटे पैगोडा ने उत्तर दिया, मैं बस थोड़ा सा जानता हूँ। आरुष की जिज्ञासा जागृत हो गई। मैंने सुना है कि ताओवादी संप्रदाय का इतिहास बहुत गहरा है और ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी स्थापना गुरुराज अकादमी की स्थापना से भी पहले हुई थी। छोटे पैगोडा ने उत्तर दिया, ये सच है। गुरुराज अकादमी के आने से पहले ताओवादी संप्रदाय इस ब्रह्मांड का रक्षक था। आरुष ने आश्चर्य से पलकें झपकाईं। गुरुराज अकादमी ने कब्जा कर लिया? छोटे पैगोडा ने कहा, हाँ। आरुष अभी भी उलझन में था, इसलिए उसने पूछा, क्या किसी संगठन पर कब्जा करने से पहले उसकी जड़ों को नष्ट करना सामान्य बात नहीं है?
ताओवादी संप्रदाय अभी भी क्यों खड़ा है? छोटे पगोडा ने उत्तर दिया, तलवार मास्टर कभी ताओवादी संप्रदाय का सदस्य था, इसलिए उसने एक बार फिर व्यवस्था स्थापित करने के बाद ताओवादी संप्रदाय का विनाश न करने का निर्णय लिया। आरुष ने सिर हिलाया, लगता है तलवारबाज काफी खुले विचारों वाला है। छोटे पगोडा ने कहा, ताओवादी संप्रदाय की प्रतिष्ठा कम हो गई है, लेकिन उनके पास अभी भी कुछ शक्तिशाली लोग हैं। अगर आप ताओवादी संप्रदाय के सदस्य बन जाएं तो बहुत अच्छा होगा। आरुष ने सिर हिलाया और अपनी गति बढ़ा दी। इस बीच पगोडा के अंदर से रहस्यमयी आवाज ने पूछा, क्या आप वाकई उसके ताओवादी संप्रदाय में शामिल होने से सहमत हैं? क्या कोई समस्या है? लिटिल पैगोडा ने पूछा। रहस्यमयी आवाज ने कहा, नहीं, मैं तो बस सोच रहा था। क्या तुम्हें चिंता नहीं है? उस समय ताओवादी संप्रदाय ने इस ब्रह्मांड के लिए कई महान कार्य किए थे। युवा गुरु ने भी उन्हें स्वीकार किया है और उन्हीं की बदौलत ताओवादी संप्रदाय आज भी जीवित है। अगर आरुष ताओवादी संप्रदाय को पुनर्जीवित करने में सफल हो जाता है। छोटा पगोडा आगे बोलने से पहले रुक गया। यही उसका भाग्य होगा। इस बीच आरुष अंततः शिखर पर स्थित लकड़ी के दरवाजे पर पहुंच गया। लकड़ी के दरवाजे की हालत देखकर वह अवाक रह गया। लकड़ी का दरवाजा जर्जर और जर्जर हो चुका था। दरवाजे पर लिखा हुआ ताओवादी संप्रदाय इस हद तक धुंधला गया था कि पढ़ना मुश्किल हो गया था। लकड़ी के दरवाजे की निश्चित रूप से उपेक्षा हो रही थी और यह उसके कब्जों पर लगे मकड़ी के जाले से साबित हो रहा था। ताओवादी संप्रदाय ने न केवल अपनी शक्ति खो दी थी, बल्कि वह दयनीय स्थिति में भी था। आरुष हैरान रह गया और वहां से चले जाने के बारे में सोचने लगा। वे कितने दयनीय हैं। मुझे नहीं लगता कि उन्हें मुसीबत में डालना ठीक रहेगा। आरुष गहरे चिंतन में डूब गया और देर से ही सही, उसने एक लंबी हरी स्कर्ट पहने लड़की को आते देखा। लड़की के काले बाल इतने लंबे थे कि मानो उसकी कमर तक कोई चमकदार घूंघट पड़ा हो। उसके कंगन में पहनी हुई घंटी की मधुर झनकार उसके हर कदम के साथ गूंज रही थी और वह सब्जियों और फलों से भरी एक बांस की टोकरी लिए हुए थी। आखिरकार आरुष ने उसे देखा और दोनों एक दूसरे को घूरने लगे। आरुष उसकी पवित्र आंखों और मुस्कान से आकर्षित हो गया। लड़की आरुष की ओर चली गई और पलकें झपकाईं। आप कौन है? उसने आरुष की नजरों से बचते हुए पूछा। आरुष हकलाते हुए बोला, मेरा नाम आरुष है और मैं यहाँ हूँ। लड़की ने बीच में ही टोकते हुए कहा, क्या आप यहाँ ताओवादी संप्रदाय में शामिल होने आए हैं? आरुष ने सिर हिलाया। लड़की की आंखें चमक उठी। उसने आरुष का हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले गई। उसके कदमों में मानो स्फूर्ति आ गई हो और वह उत्साह से चिल्लाई, गुरु, कोई हमारे पंथ में शामिल होना चाहता है। जल्दी से यहाँ आओ, हम उसे भागने नहीं दे सकते। आरुष अविश्वास में जम गया।